हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आपका नीट 30 डेज क्रैश कोर्स में डे 11 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी और उसके पीवाईक्यूज नीट के। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी मुझे कंफर्म करिए चैट बॉक्स में, एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। क्विकली सभी रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में। आई होप ऑल ऑफ यू आर एक्टिव। आप सभी को एक्टिव रहना है क्लासरूम में। कोई भी डाउट आता है उन डाउट्स को लिख लेना है, नोटबुक्स के साथ रेडी रहना है और फिर उन डाउट्स को आप मुझे डिस्कस कर सकते हो मेरे से सेशन के लास्ट 10 मिनट्स में। ठीक है एवरीवन, ग्रेट। आई कैन सी द रिप्लाईज। थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन एवरीवन। अगेन आई एम सेइंग बी रेडी विद योर नोटबुक, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते रहेंगे थ्योरी में। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता रहूंगा जहां से क्वेश्चन बनने हैं या मोस्टली बनते हैं। उसके अलावा जब हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे तो मैं यही चाहूंगा कि आप मेरे से पहले सॉल्व करें और मुझे आंसर्स का रिप्लाई करें चैट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्लास केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी सबसे पहले, फिर क्या देखेंगे हम पीवाईक्यूज। होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद योर नोटबुक्स। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट। तो केमिकल काइनेटिक्स देखो, दो चैप्टर्स हम देखते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और एक होता है केमिकल काइनेटिक्स। आप सभी ने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमें बताती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, रिएक्शन होगी या नहीं होगी मतलब रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी। बट काइनेटिक्स हमें बताती है हाउ फास्ट, रिएक्शन कितनी तेजी से होगी या कितनी स्लो होगी, या मैं कहूं रिएक्शन का रेट क्या होगा, रिएक्शन का रेट क्या होगा, उस बात पर हमें ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेटिक्स में। सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. तो जैसा कि मैं आपको सभी जो हमारे चैप्टर्स हैं उनकी स्टार्टिंग में बताता हूँ कि हमारी एग्जाम एनालिसिस क्या रहेगी, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में, क्या वेटेज रही है चैप्टर्स की, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम एनालिसिस। एग्जाम एनालिसिस ये कोई जो चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स, ये कितना इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। लास्ट कुछ ईयर्स में आप देखेंगे यहाँ से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 से 2024 तक। तो इसकी कुछ ज्यादा ही वेटेज आप समझ सकते हैं, अराउंड 3.6%। टॉपिक वाइज एनालिसिस समझते हैं। 2024 में टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, यहां से क्वेश्चन आया अरहेनियस इक्वेशन से। अराउंड 3 क्वेश्चंस पूछे गए, इजी, एवरेज और इजी थे, वो डिफिकल्ट नहीं था। 2023 में एक्टिवेशन एनर्जी, इनिशियल रेट और हाफ लाइफ, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। अरहेनियस इक्वेशन, रेट लॉ और हाफ लाइफ आप समझ सकते हैं। 2 क्वेश्चन पूछे गए, वो भी थे इजी और एवरेज। 2022 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड से क्वेश्चन आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन आया और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनमें आपको ध्यान देना है। इजी टू एवरेज क्वेश्चन थे। 2021 में भी थ्योरीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होती हैं, जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, एक क्वेश्चन यहाँ से आया, एवरेज टू इजी था वो। 2020 में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एवरेज क्वेश्चन था वो भी। 2019 में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से क्वेश्चन आया, रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आए थे, एवरेज है वो भी। 2018 में आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड से ही क्वेश्चन आया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर की रेट इक्वेशन से एक क्वेश्चन आया, वो भी क्या था, एवरेज था। आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं जो केमिस्ट्री डीपीपी एंड पीवाईक्यूज के विनर्स हैं, वो भी उनका नाम यहाँ पर है। इसीलिए मैं आप सभी से यही सजेशन देता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी क्या करें, अपना नाम, स्कूल का नाम और जिस जो फॉर्मेट है उसमें प्रोवाइड करें प्रॉपरली। ठीक है एवरीवन।
तो चलिए बिगिन करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले थ्योरी और फिर हम डिस्कस करेंगे हमारी पीवाईक्यूज। तो चैप्टर की रेलेवेंसी आपको पता रहनी चाहिए, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। मैं थ्योरी में भी आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी एनालिसिस आपके सामने है। बस अब अगर हमें एनालिसिस पता है, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है, हमें कम जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में पता है, तो हम इजीली पेपर में जो अटेम्प्ट करने क्वेश्चन उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक आता है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन होगी तो कितनी स्पीड से होगी, कितनी स्लो होगी या किस रेट से होगी, मैं ये कहूंगा। तो रेट क्या है? रेट मतलब स्पीड ऑफ ए रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कितने टाइम में, या कितने टाइम ना बोल के मैं बोलूं यूनिट टाइम में। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। आप सभी देख सकते हैं चैट बॉक्स में आपको डीपीपीज और पीवाईक्यूज की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। काइंडली अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट ओनली। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होंगी, आपकी अप्रोच क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की उतनी ज्यादा अच्छी होती रहेगी। ठीक है, जितना आप अपने आप को रिफाइन करेंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके। तो सबसे पहले देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दो तरीके से रेट लिखा जाएगा। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो रेट है क्या? रेट कुछ भी नहीं है, रेट है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। मतलब दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, चेंज इन टाइम, ये आपका रेट है। अब इसको दो तरीके से बोलेंगे कि एवरेज रेट दो पॉइंट्स के बीच में, मान लीजिए टाइम t1 और टाइम t2, इसके बीच में कितना रेट चेंज हुआ। और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब एग्जैक्टली किसी भी पॉइंट पे पूछ लिया, बताइए टाइम टी पे कितना रेट था, टाइम t2 पे कितना रेट था, टाइम t3 पे कितना रेट था, एक टाइम पे क्या रेट था, इंस्टेंट टाइम पे पूछ लिया। एवरेज रेट डिपेंड करता है अपॉन द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एंड द टाइम टेकन फॉर दैट। यही मैंने बताया आपको भाई। अगर मान लीजिए हम कॉन्सेंट्रेशन R1 से R2 जा रही है, तो उस R1 से R2 जाने में कितना टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, उस R1 से R2 जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं? एवरेज रेट। बट ध्यान रखने वाली बात यह कि वो दो पॉइंट्स पर होगी। कितने पॉइंट्स पर? दो पॉइंट्स पर। यूनिट क्या रहेगी रेट की? ऊपर क्या रहता है? कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या रहती है? मोल पर लीटर, मोलरिटी की टर्म्स में अगर बात करें। और टाइम की यूनिट अगर सेकंड ले लो तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो यूनिट क्या बन जाएगी? यहाँ टाइम लिख देते हैं, तो यूनिट बन जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, जो एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। व्हेन वी कंसीडर द एवरेज रेट एट द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल। स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल में मैं क्या कहूंगा, उस टाइम पे हम यहाँ पर तो हम डेल्टा के अकॉर्डिंग रेट लिखते हैं, और यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट के केस में dt के अकॉर्डिंग रेट लिखेंगे। जो चेंज है वो d के अकॉर्डिंग दिखाया जाएगा। और इस टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल है, मतलब t1 से t2 के बीच का जो टाइम इंटरवल है, उसको अगर हम डेल्टा t बोल रहे हैं, तो डेल्टा t अप्रोचेस जीरो। ओवरऑल बात ये हुई कि एग्जैक्ट एक ही टाइम पे पूछा जा रहा है इंस्टेंट कि यहाँ पर क्या रेट अभी है। क्लियर? तो मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूँ रेट को, मैथमेटिकली फॉर एन इनफाइनेटली स्मॉल dt इंस्टेंटेनियस रेट कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आर एवरेज अगर है हमारा माइनस डेल आर बाई डी टी इज इक्वल टू डेल पी बाई डी टी। इसके लिए अगर कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से हम जा रहे हैं प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट क्योंकि डिक्रीज होते हैं। रेट लिखने का तरीका क्या है? रेट लिखने का तरीका रेट इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट्स के लिए लिख रहे हैं डिक्रीज होती है इनकी कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा चेंज के लिए एवरेज लिख लिए इसलिए डेल्टा लगाया है, कॉन्सेंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट्स की, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू किसके होगा? प्लस डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
सॉरी। तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और ये क्या है हमारा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब समझिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारा एवरेज रेट है। बट अगर मैं इस रेट को, ये हमारा कौन सा रेट है, एवरेज रेट, अगर मैं इस रेट को इंस्टेंटेनियस रेट लिखना चाहूं तो मैं डेल्टा की जगह डी कर दूंगा। कैसे, देखो, अगर डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम हो जाता जीरो, T1 और T2 दो टाइम इंटरवल है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है, मतलब एक ही टाइम पे बात हो रही है, तो उसे हम बोल देंगे आर इंस्टेंटेनियस। वो लिखा जाएगा सेम माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी बाई डी टी। सपोज करिए आप कोई रिएक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH, और इसका रेट लिखना है। अब यहाँ पर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो कैसे लिखेंगे, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को इंक्लूड करते हुए, देखिए ध्यान से, रेट इज इक्वल टू, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वाला लिखता हूं तो मैं लिखूंगा माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt। यहाँ पर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 3 है तो क्या लिखूंगा, माइनस 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, प्लस क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी, 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, इस तरीके से हमें रेट लिखना है, ध्यान दीजिए इन बातों पर। ये रेट हमने इंस्टेंटेनियस रेट लिखा है। अगर हमें एवरेज रेट लिखना हो तो हम सिर्फ क्या लगा देंगे, डेल्टा, डी की जगह क्या लिख देंगे, डेल्टा। बाकी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट और कहाँ माइनस कहाँ प्लस आएगा उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप आप एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों समझ गए होंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम यही डील करते हैं कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, इसके बेस पर लाइक रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर रिएक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। कैसे, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, और रिएक्शन अकरिंग विद मॉडरेट रेट। नेक्स्ट आता है रिएक्शन जहां पर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम हो, और एक केस देखेंगे जहां पर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम नहीं है। तो ये है पहला केस, Hg लिक्विड प्लस Cl2 गैस गिव्स HgCl2 सॉलिड। अगर मैं इसका रेट लिखूं तो कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर एवरेज वाला लिखूं तो माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू डेल, या डेल्टा बोल लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट HgCl2 डिवाइडेड बाय dt। देखो दो के केसेस में माइनस आया बिकॉज दीज आर रिएक्टेंट्स, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स। और यहाँ पर क्या आया, प्लस आया है, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट के लिए लिखा गया, प्रोडक्ट। क्लियर एवरीवन। रिएक्शन वेयर स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पर सभी 1 के इक्वल थे और सेम थे, बट अगर 1 के इक्वल नहीं है तो 2HI गैस प्लस H2 गैस प्लस I2 गैस। अब देखिए इसका कोएफिशिएंट कितना है रिएक्टेंट में, 2, तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे कैसे, -1/2 आ गया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, माइनस क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, प्लस आया है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी, इज इक्वल टू डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन I बाय डेल्टा टी, प्लस आया है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है किसकी, I की, I2 लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। तो ये डेल्टा HI हो गया, ये डेल्टा H2 हो गया, और ये डेल्टा I2 हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें रेट लिखना होता है। अब नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स रेट को अफेक्ट करेंगे। देखो रेट के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम, मतलब आप ये सोचिए कि जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट, उतना ज्यादा रेट हो जाएगा। तो पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे हमारे घरों में पानी की टंकी होती है जो छत पर रखी हुई होती है, ये पानी की टंकी है, छत पर रखी है। अब सपोज करिए 1000 लीटर की पानी की टंकी है, 1000 लीटर,
बट अभी इसमें 2 केसेस लेता हूँ, ये केस ए और केस बी। टंकी तो अभी भी 1000 लीटर की कैपेसिटी है, बट फर्स्ट केस ए में ये एकदम फुल है, मतलब इसके अंदर 1000 लीटर पानी है। बट केस बी में ये फुल नहीं है, मतलब इसके अंदर लगभग 200 लीटर पानी है। अब नीचे एक टैप लगा हुआ है, आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि होगा क्या, जब इस टैप को हम ओपन करेंगे, तो जब टंकी केस ए के केस में ये पानी बहुत स्पीड से आएगा, राइट? प्रेशर बहुत अच्छा होगा इसका। बट बी के केस में क्या होगा, क्योंकि अमाउंट कम है, वाटर की वॉल्यूम कम है, जो कि सिर्फ 200 लीटर है, तो पानी की जो आने की स्पीड है वो थोड़ी कम होगी। सेम केस की बात कर रहा हूँ मैं, सिमिलर तरीके से अरेंजमेंट है सारे पाइप्स वगैरह की, फिटिंग जो भी है वो सिमिलर तरीके से। बट क्योंकि अमाउंट कम है, तो पाइप का जो होगा प्रेशर जो होगा पानी का वो कम आएगा। इसका मतलब जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा रेट होगा, जितनी कम कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना कम रेट होगा, उतनी रिएक्शन स्लो होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन से, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा रिएक्शन स्पीड से होगी। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर। अब जब रिएक्शन हो रही है तो ध्यान से समझिए, मान लीजिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट के बीच में कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो होंगे, चाहे वो किसी भी टाइप के हो, तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ एनर्जी देनी होगी। वो एनर्जी टेम्परेचर के थ्रू हम देंगे, भाई हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो होगा क्या, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उन्हें ये एनर्जी जल्दी मिल जाएगी और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जितनी जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होंगे उतनी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो आप ये कहेंगे जितनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रहेगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, और जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रहेगी उतना कम रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, और जितना आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे उतनी रिएक्शन स्लो होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, बिकॉज लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर जाएंगे उस एनर्जी बैरियर को। एक एनर्जी बैरियर हम आपको बताऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी वाला, ये कुछ बैरियर है। अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल, मान लीजिए यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स है, और आपने टेम्परेचर दिया, बट सभी को वो टेम्परेचर नहीं मिल पाया और सभी कन्वर्ट नहीं हो पाए और इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाए। मान लीजिए 10-20 ने किया, बट फिर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो जो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, जो यहीं आके रुक जा रहे थे, यहाँ आके रुक जा रहे थे, उन्हें भी एनर्जी मिल गई और वो भी क्रॉस कर गए। तो हम मान लीजिए 50 ने कर लिया। इस तरीके से जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, जो जिसको क्रॉस करने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट के और यहाँ पर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, खुद कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन में, बस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, खुद कंज्यूम नहीं होता, ध्यान रखना। तो कैटलिस्ट ऑल्टर्स करता है एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये एनर्जी बैरियर है, जिससे क्या हो जाता है, जो रिएक्शन का रेट है वो चेंज हो जाता है। तो कैटलिस्ट ऑल्टर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड हेंस क्या होता है, चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर ये एनर्जी बैरियर कम हो गया, अगर ये एनर्जी बैरियर मान लीजिए ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट से हम कहाँ जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स। तो अगर ये एनर्जी बैरियर ही छोटा हो गया, अब मान लीजिए एनर्जी बैरियर यहाँ से जाने लगा, तो क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना इन मॉलिक्यूल्स के लिए ईजी होगा। तो अगर एनर्जी बैरियर डिक्रीज हो गया, तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को छोटा कर रहा है। जो पाथ जो पाथ है ये इसको छोटा कर रहा है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको स्कूल जाना है, आपको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, और ये आपका घर है, ये आपका घर है। अब समझिए यहाँ से आपको स्कूल जाना है, तो 2-3 रास्ते हैं, एक तो बिल्कुल डायरेक्ट है, एक रास्ता कुछ ऐसे जा रहा है, एक रास्ता कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है। अब मैंने 3 रास्ते आपको बताए, एक रास्ता ए, एक रास्ता बी, एक रास्ता सी। लेट्स सी, आप मुझे बताइए कि कौन से पाथ से जाएंगे आप, वॉकिंग डिस्टेंस से, सारे वॉकिंग ही है, तो आप मुझे बताइए कौन से तरीके से, कौन से पाथ से आप जल्दी पहुंच जाएंगे, ए बी या सी, किससे आप जल्दी पहुंच जाएंगे, ए बी या सी। डेफिनेटली देखकर ही पता लग रहा है कि सबसे कम टाइम तो ए में लगेगा, उससे ज्यादा टाइम बी में लगेगा, उससे ज्यादा टाइम सी में लगेगा। तो अगर रास्ता छोटा हो गया, ये रास्ता छोटा हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना इजी हो जाता है। क्लियर? तो कैटलिस्ट क्या करता है,
रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करता है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को चेंज करके, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को डिक्रीज करके। नेक्स्ट आ जाता है सरफेस एरिया। ये आपको पता ही है कि सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी तेजी से रिएक्शन होगी। इसी वजह से अगर आपने कोई मेटल का पीस लिया और उस मेटल को फाइनली डिवाइड कर दिया, तो फाइनली डिवाइड जब वो होगा तब रेट ज्यादा होगा। इसीलिए जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन करते हैं एल्कीन का या एल्काइन का, तो हम H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम यूज करते हैं। तो उस निकल को हम फाइनली डिवाइडेड निकल लेते हैं ताकि सरफेस एरिया ज्यादा रहे, रिएक्शन स्पीड से हो, रिएक्शन की रेट ज्यादा हो, रिएक्शन की रेट फास्ट हो। नेक्स्ट आ जाता है लाइट की प्रेजेंस। लाइट की प्रेजेंस का मतलब जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जो किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। उनके अक्रेंस के लिए हमें क्या चाहिए, डेफिनेटली लाइट की जरूरत है। अगर लाइट है तो वो तेजी से हो जाएंगी, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो फॉर मैनी रिएक्शंस लाइट हमें नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर देती है जो रिएक्शन को इनिशिएट कर देती है। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया और प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है। इसके अलावा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी एक फैक्टर आप मान सकते हो। जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम रहेगी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, उतनी जल्दी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो टूट जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो वो जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब हाई रेट या फास्टर रेट। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या है, फास्टर रेट, फास्टर रेट। और हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या है, लोअर रेट या स्लोअर रेट। नेक्स्ट आ जाता है रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को हम कैसे से डिनोट करेंगे, कैसे, देखिए ध्यान से। कोई भी एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लीजिए। देखो 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। कोई चीज नोट डाउन करनी है। कोई जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी, हमें दे रहा है सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी। इसका रेट अगर आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं इजीली, चाहे आपको इंस्टेंटेनियस लिखना हो या फिर एवरेज। तो ए बी सी डी यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के रेस्पेक्टिवली। रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई, और रेट इजकल टू आ जाएगा के। ये अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अभी हम लिख रहे हैं। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए अकॉर्डिंग लिखते तो इस रिएक्शन के लिए रेट हम लिख देते, रेट क्या हो जाता, रेट इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी। ये ए और बी अब इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि एक थ्योरेटिकल लॉ है। बट रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसको आप विदाउट एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज नहीं लिख सकते। एक्सपेरिमेंटल लॉ है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन बी की पावर वाई। मतलब रिएक्टेंट्स की कुछ पावर है बट वो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। और बट हो सकता है कि जो पावर्स हम यूज करें वो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो रेट इज इक्वल टू क्या है, के कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई। यहाँ पर जो हमारा के है वो क्या है, रेट कॉन्स्टेंट। के हमारा क्या है, रेट कॉन्स्टेंट। तो आप क्या लिखेंगे, अगर मैं रेट लिखूं तो कैसे लिखूंगा, माइनस डी आर बाई डी टी। ये रेट ही है हमारा। जैसे हम कौन सा रेट है, ये इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू किसके हो गया, के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई। एक्स और वाई मैंने जैसा कि कहा मे और मे नॉट इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ क्या है, इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और उनकी पावर जो रेज करी गई है वो क्या है, कुछ सम रैंडम नंबर्स, रैंडम नहीं वो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड नंबर्स है।
which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation. रेट लॉ किसी भी रिएक्शन के लिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बाय मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब सिर्फ रिएक्शन को देखकर या थ्योरेटिकली हम रेट लॉ नहीं लिख सकते, ये डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटली। तो ध्यान रखना, लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल है बट रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल लॉ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट बात है। जब हम रेट लिख रहे हैं किसी भी रिएक्शन का, मान लीजिए रिएक्शन है ए मोल्स ऑफ ए बी मोल्स ऑफ बी, हमें दे रही है प्रोडक्ट्स, और अगर हम इसका रेट लिख रहे हैं तो हम रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के concentration a to the power some experimentally determined number x और b to the power some experimentally determined number y। यहाँ पर x क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a, और y क्या है? ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू b। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a है और ये b है। अगर मैं पूछूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू b क्या है तो आप y कहेंगे, बट मैं पूछूं ओवरऑल ऑर्डर क्या है तो वो आप x प्लस y कहेंगे। ये ओवरऑल है। तो आप ऑर्डर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपल, उस इक्वेशन को देखकर, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। भाई सम ही तो हुआ ये। मान लीजिए मैंने अभी लिखा जो रेट, वो क्या था? रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर मान लीजिए एक्स और बी टू द पावर मान लीजिए वाई। ए और बी क्या है यहाँ पर? रिएक्टेंट्स, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर एक्स और पाई। तो कहा है सम ऑफ पावर्स, पावर्स का सम कर दीजिए जो किस पर लगी हुई है? ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। उसे हम क्या कह देते हैं? ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। ऑर्डर हो सकता है देखो फ्रैक्शनल, जीरो, और कोई नंबर 1 2 3 सो फार। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 1 2 3 एंड इवन इफ फ्रैक्शन। रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है। जब व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कॉल्ड मैकेनिज्म गिव्स अस द प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके बेस पर, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो हमारा होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा वो आरडीएस होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यूनिट्स कैसे निकाले रेट कांस्टेंट की? बहुत ही इजी है, बहुत इजी, क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब ऑर्डर के बेस पर यूनिट्स को डिफाइन करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो रेट कैसे लिखा जाता है? रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन आर की पावर सम एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन नंबर, वो होगा उस रिएक्शन का ऑर्डर, और ऑर्डर है जीरो। किसी की पावर जीरो मतलब वन। तो रेट डिवाइडेड बाय, एक्चुअली में आना क्या है? रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन आर की पावर एन। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर, इज इक्वल टू के। अब यहां से यूनिट कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। अगर हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। रेट की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो ये कुछ मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर अगर रिएक्शन है तो उसका ऑर्डर आप देख ही सकते हैं क्या है? जीरो है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऑर्डर क्या है? फर्स्ट है। और सेकंड ऑर्डर के लिए ऑर्डर क्या है? सेकंड है। कुछ नहीं करना, ये हो गया रेट, ये रेट की यूनिट डिवाइडेड बाय क्या था? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट। ये कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन था। अब हमने क्या किया? एन की जगह जीरो रख दिया। क्यों? क्योंकि हमारा कौन सा ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर। एन की जगह वन रख दिया। क्यों? फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड रख दिया, सेकंड ऑर्डर। ये हो गया मोल पर लीटर, और सेकंड ऊपर अभी हमने लिखा नहीं है, राइट। सेम यहाँ पर है, सेम यहाँ पर, बट यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं जीरो, वन और टू से। अगर मैं जीरो लिख रहा हूं, मैं एन लिखता हूं, इसको क्या लिखता हूं मैं? एन। तो क्या होना चाहिए? मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल, अलग अलग लिख देता हूँ, मोल की पावर हो जाएगी एन
और L की -1 की पावर हो जाएगी n। जब मोल ऊपर गया तो मोल ऊपर क्या हो जाएगा, मोल की पावर 1 माइनस n, और लीटर कितना है पावर में -1, और यहाँ कितना नीचे -n, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का n, तो लीटर क्या बन जाएगा n-1, लीटर क्या बन जाएगा n-1 सेकेंड इनवर्स। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे वो देखिए, आप इसको याद रखेंगे L M और n-1, L M n-1, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। और सेकेंड इनवर्स देखिए, L M सेकेंड इनवर्स हो जाएगा L M n, ठीक है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने मोल की यूनिट क्या बताई आपको, मोल की यूनिट बताई मैंने 1 माइनस, आपने देखा होगा जब मोल यहाँ n लेके ऊपर जाएगा तो 1 माइनस n हो जाएगा, और लीटर क्या हो जाएगा n-1। तो आप कैसे याद रखेंगे, सिंपल एकदम, L M L M N, ठीक है। L M जिसमें लीटर की पावर क्या हो जाएगी n-1, m की पावर 1 माइनस n, और सेकंड इनवर्स L M N, इस तरीके से याद रखना है। अब लीटर की पावर n-1 है, अगर मैं कहूँ जीरो ऑर्डर है, n की वैल्यू 0 है, तो यूनिट क्या आनी चाहिए, n की वैल्यू 0, तो m बच गया, m क्या है मोल, ठीक है, n 0 हो गया, और 0-1 लीटर इनवर्स हो गया, और सेकंड इनवर्स। मैं कह रहा हूँ n की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा 1-1 क्या हो जाएगा 0, अगर 1-1 0 है तो L की पावर 0 रहेगी, मतलब L तो नहीं आएगा, और फिर 1-1 क्या रहेगा 0, तो M भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या बचेगा सेकंड इनवर्स, सिर्फ क्या बचेगा सेकंड इनवर्स। सेम अगर n की वैल्यू 2 है तो 2-1 कितना आना चाहिए 1, तो मतलब लीटर की वैल्यू तो आएगी 1, और 1-2 कितना आना चाहिए बताइए क्विकली, 1-2 आएगा आपका -1, तो मतलब मोल की पावर -1 लीटर सेकंड इनवर्स। अब इस चीज को कैसे याद रखें, बड़ा ही सिंपल है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से कई बार क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड। तो कैसे याद रखें इस चीज को, बड़ा ही सिंपल है, आप क्या लिखेंगे L M N, हो गया सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ किया तो यहाँ भी कर दो, अब इसको खोल दो, अगर खोल रहा है तो L की पावर n-1, m-1 ऑलरेडी है तो 1-n हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, बस सिंपल एकदम। ये यूनिट्स आप देख सकते हैं, आप किस तरीके से इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट्स को। तो जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट देखो सिंपल सेकंड इनवर्स, कोई कॉन्सेंट्रेशन की टर्म नहीं है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर में लिखा हुआ है मोल की पावर -1 लीटर सेकंड इनवर्स। आई होप यूनिट कैसे निकालनी है वो आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ गया कि मुझे आप n इक्वल टू 3 मतलब ऑर्डर 3 है उसके लिए यूनिट बता दीजिए। सिंपल, हमें याद है L M N सेकेंड इनवर्स तो -1, n की वैल्यू 3 रख दो, 3-1 2, तो L M 2 सेकेंड इनवर्स। अब इसे ओपन ही तो करना है बस, लीटर स्क्वायर, मोल ऊपर जाएगा तो -1 इंटू 2 -2, तो मोल की पावर -2, MOL लिख देते हैं पूरा, MOL सेकेंड इनवर्स। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दो वर्ड आ गए। मॉलिक्यूलरिटी क्लियरली बता रहा है, मान लीजिए आपने कोई भी रिएक्शन लिखी H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, तो मॉलिक्यूलरिटी बताता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2, पर क्या इस रिएक्शन का ऑर्डर भी वही होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी मे और मे नॉट बी इक्वल, बट मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल बात है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, जो किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में, जो कोलाइड होंगे साइमल्टेनियसली और क्या देंगे हमें रिजल्ट में केमिकल रिएक्शन।
ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप, और इसीलिए हम जो स्लोएस्ट स्टेप उसको क्या बोलते थे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब डिफरेंस समझ लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलर के बीच में, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ऑर्डर के बारे में देखते हैं पहले। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इट कैन बी जीरो एंड इवन ए फ्रैक्शन। ऑर्डर एप्लीकेबल है टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोनों के लिए। नोट्स की लिंक्स भी आपको प्रोवाइड की गई हैं एवरीवन, यू कैन सी इन द चैट बॉक्स। प्लीज विजिट दिस पेज फॉर नोट्स, डीपीपी एंड पीवाईक्यूज के जो नोट्स आपको चाहिए, आप इस पेज को विजिट करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के डिफरेंस पे आते हैं। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो जो ऑर्डर होगा वो स्लोएस्ट स्टेप बताएगा। ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप ही हो जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो और ए नॉन इंटीजर। जीरो तो होगी नहीं, इसका मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही, मतलब कोई भी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल नहीं है। ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पर एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझिए ध्यान। पहले पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसकी हाफ लाइफ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जीरो ऑर्डर का मतलब है एन की वैल्यू जीरो हो गई। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, तो रेट हम कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, पहले हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, रेट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस के अकॉर्डिंग हो जाएगा माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट आर टू द पावर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर जीरो। जीरो पावर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, तो आप इस तरीके से रेट लिखेंगे। डी आर इजकल टू किसके हो जाएगा भाई, आर की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो मतलब वन, तो डी आर किसके इक्वल हो गया, माइनस के डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन आर इजकल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करने पे, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया और इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, तो डी टी का हो जाएगा टी और डी आर का हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन आर। तो कॉन्सेंट्रेशन आर इजकल टू क्या आ गया, माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आई। अगर मैं टाइम जीरो की बात करूं तो उस टाइम जो हमारा आर है वो किसके इक्वल होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। तो जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पुट करते हैं यहाँ पर। तो इस इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन आर इजकल टू माइनस के टी प्लस आई, इसमें टाइम जीरो और आर को आर नॉट पुट करते हैं। जब हमने ये किया तो आर नॉट, आर तो आर नॉट बन गया, माइनस के इंटू जीरो हो गया प्लस आई हो गया, तो आर नॉट किसके इक्वल आ गया, आई के। अब आई की वैल्यू को फिर से इसमें पुट कर देते हैं, अगेन उसी सेम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है। ये हमें याद रखें, कैसे याद रखेंगे, आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी, आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी। और बहुत सारे ग्राफ्स यहाँ से पॉसिबल हैं, जैसे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब इंटरसेप्ट जीरो, तो लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगी। वाई एक्सिस पर इनका डिफरेंस रख लेना है, किसका, आर नॉट माइनस आर का, इनिशियल माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। एक्स एक्सिस पर टाइम रख लेना है, स्लोप के हो जाएगा, लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से स्लोप क्या हो गया के। दूसरा कैसे रख सकते हैं, आर नॉट इज इक्वल टू के टी प्लस आर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर से ग्राफ बन जाएगा वाई एक्सिस पर, वो डिपेंड करता है क्या पूछ रहा है, आर नॉट, एक्स एक्सिस पर क्या है टाइम, इंटरसेप्ट क्या है आर, और स्लोप कैसा है पॉजिटिव। मान लो यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुई, ये इंटरसेप्ट हो गया, इतना कॉन्सेंट्रेशन आर टाइप। एक ग्राफ ये भी बन सकता है, रेट इज इक्वल टू के आर टू द पावर जीरो, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं देखूं तो रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे रेट लिख दूं
और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिख दो, तो जो रेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे होगा वही रेट आगे मिलेगा। तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं कहूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में कोई रिलेशनशिप क्या है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट आप उतना ही रहेगा कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर लो जीरो ऑर्डर के। ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप ये वाली भी देख सकते हो जिसमें स्लोप टू नेगेटिव दिखाया गया है। कैसे, आप यहाँ से लेंगे y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर y एक्सिस पर क्या है कॉन्सेंट्रेशन r एट टाइम t आप बोल सकते हो, x एक्सिस पर क्या है टाइम, और इंटरसेप्ट क्या है r नॉट, और स्लोप कैसा है नेगेटिव, ये इंटरसेप्ट है। तो यहाँ से इंटरसेप्ट r नॉट, स्लोप नेगेटिव ये रहा, और k की वैल्यू क्या है माइनस स्लोप। तो वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट आप देख सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ 2022 में भी नीट में, और AIPMT 2015 में। मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया था इम्पोर्टेंट, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ काफी इंपोर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट बात, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझिएगा ध्यान से। अब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर। रेट ऑफ रिएक्शन जो प्रोपोर्शनल रहेगा वो फर्स्ट पावर रहेगा कॉन्सेंट्रेशन का। तो रेट इज इक्वल टू के, अगर आर रिएक्टेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन आर की पावर 1, अगर रिएक्टेंट्स हमारे कहाँ जा रहे हैं प्रोडक्ट, वो इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे। यहाँ से नीट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ, देखो रेट इज इक्वल टू, अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, माइनस डी आर बाई डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा के आर, माइनस डी आर बाई डी टी इजकल टू क्या हो गया के आर। 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, k इजकल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। यहाँ से 2020 और 19 दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात है, कैसे रिजल्ट आया वो समझा देता हूँ। माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। अब सेम टर्म्स को सेम साइड ले जाओ, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू डी टी। कौन सा डी टी, के डी टी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये क्या हो गया माइनस के डी टी। इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, तो डी आर बाई आर का क्या बन जाएगा एल एन आर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक क्या है, आर नॉट से आर तक। जब आर नॉट है तो टाइम कितना, जीरो से, और टाइम कितना टी तक। तो एल एन आर इसकी लिमिट्स इक्वल टू माइनस के और टी की लिमिट्स। आर की जगह क्या रखेंगे पहले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट इक्वल टू माइनस के, जीरो से टी अगर हमने लिमिट लगाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी किया तो भी क्या आएगा टी, तो के टी प्लस में आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर से वही करेंगे, टाइम जीरो लेंगे और कॉन्सेंट्रेशन आर को हम लिख देंगे आर नॉट। टाइम जीरो, कॉन्सेंट्रेशन आर को हम क्या लिख देंगे आर नॉट। जब टाइम जीरो है और कॉन्सेंट्रेशन आर को हमने आर नॉट लिखा, तो यहाँ क्या आएगा एल एन आर नॉट। क्या आएगा यहाँ पे एल एन आर नॉट। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, इसका मतलब आप ये कहेंगे कि एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा सिर्फ आई की वैल्यू। आई की वैल्यू टाइम जीरो है तो क्या बची सिंपल, भैया अगर ये कैंसिल आउट हो गई तो सिर्फ बचा कुछ भी नहीं, जीरो। तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पर वापस पुट करेंगे जैसे हमने जीरो ऑर्डर में किया था। तो क्या हो जाएगा एल एन आर अपॉन आर नॉट, यही है एल एन आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू क्या है माइनस ए टी। अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा एल एन आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी। एक फॉर्मूला बन गया। आप क्या करेंगे के टी को एल एन को चेंज करेंगे किसमें, तो के टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर। बस यही तो फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, और टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग आर नॉट अपॉन आर। आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम जीरो, और आर हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी।
आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी कि हमें इसमें क्या करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये फॉर्मूला तो हमें समझ में आ गया, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है और इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बनेगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देखेंगे हमें एक प्लॉट करना है। हमारा क्या आया फॉर्मूला? फॉर्मूला आया हमारा एल एन आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी, और दूसरा फॉर्मूला आया एल एन आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस। क्लियर? जब एल एन आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी हमने फॉर्मूला इसको अप्लाई किया तो क्या फॉर्मूला आया, देखिए ध्यान से। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप इस पे भी ग्राफ बना सकते हैं, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप इस पे भी ग्राफ बना सकते हैं। ये मैंने y एक्सिस पर ले लिया एल एन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट डिवाइडेड बाय आर, और x एक्सिस पर क्या है टाइम। स्लोप कैसा पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नहीं है तो लाइन ये जाएगी, ऐसे हो गया। सेम यहाँ पर देखेंगे y एक्सिस पर लेंगे एल एन, रिवर्स कर दिया आर अपॉन आर नॉट, x एक्सिस पर क्या लेंगे टाइम, स्लोप कैसा नेगेटिव, स्लोप कैसा है नेगेटिव, स्लोप कैसा है हमारा नेगेटिव, तो लाइन कहाँ जाएगी नीचे की तरफ। तो अब समझिए ध्यान से इंपॉर्टेंट बात, जो दूसरा ग्राफ जो हमने यहाँ पे बना रखा है, ये कौन सी इक्वेशंस बना है, ये बना है एल एन आर। अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या था हमारा फॉर्मूला, एल एन आर अपॉन आर नॉट है। अगर मैं उसको ओपन करूं तो एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट हो जाएगा माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस, y इजकल टू क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। तो हम ये वाला ग्राफ नहीं बनाते हैं, हम यही बना देते हैं इसी, क्योंकि स्लोप नेगेटिव और लाइन इंटरसेप्ट से शुरू करनी है, सॉरी लाइन ओरिजिन से शुरू करनी है, तो वो कुछ अलग टाइप का ग्राफ हो जाता है, उसको हम ड्रॉ नहीं करते हैं। स्लोप नेगेटिव रखना होता है पर कुछ इस तरीके से, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, जो क्वेश्चन आता है वो इसी टाइप से आता है। तो एल एन ये हो गया y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सेस पर क्या है एल एन आर, ये हो गया एक्स एक्सेस पर क्या टाइम, स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट क्या है एल एन आर नॉट, ये हो गया। दूसरा मैंने अगर इसको मैं चेंज कर दूं किसमें, लॉग आर नॉट बाय आर, यहाँ पे हाँ इस वाले फॉर्मूले से देखेंगे k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, एक तरफ ले जाओ इनको, के टी डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल टू लॉग आर नॉट अपॉन आर, हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर y क्या है लॉग आर नॉट अपॉन आर, और x एक्सिस पर क्या है टाइम, और स्लोप क्या है k अपॉन 2.303, और लाइन कहाँ से शुरू हो रही है ओरिजिन से, क्योंकि इंटरसेप्ट जीरो है, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है जीरो। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि क्वेश्चन आपको ये ग्राफ दे देगा और स्लोप को लिख देगा कुछ वैल्यू, मान ली 1 लिख दी, तो पूछेगा k बताओ, तो k बाय 2.303 आपको पता रहना चाहिए, इसका स्लोप की जो वैल्यू है वो है k अपॉन 2.303, तो वो इक्वल टू 1 रख के आप आंसर निकाल सकते। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है जिस पर हमें ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए, जितनी भी नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके हैं ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, इट टेक्स प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जो भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं वो कौन सी काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब उनके लिए एन की वैल्यू कितनी है 1। ये AIPMT 1997, 1996, 1995 तीनों ईयर्स में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। आप देख सकते हैं एक सिंपल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, 226 मास नंबर रेडियम का, 88 एटॉमिक नंबर, वो कन्वर्ट हुआ है हीलियम न्यूक्लियाई में, He4 और 2 एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर, प्लस Rn में जिसका मास नंबर 222 और एटॉमिक नंबर 86 है। अगर मैं इसका रेट लिखूं तो रेट कैसे लिखा जाएगा, रेट इजकल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि है Ra रेडियम की पावर 1, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O। ये कुछ और एग्जांपल्स है किसके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ध्यान रखना है।
एक टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन अगर कोई आती है तो गैस फेज के केस में कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते, प्रेशर लेते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए मोल्स ऑफ, और लाइक ए मोल्स नहीं, सिंपल बोलेंगे ए रिएक्टेंट है गैसियस फेज में, देन इट इज गिविंग बी गैसियस प्लस सी गैसियस। तो अगर ऐसा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसके लिए क्या दे देगी, देखो अगर ए दे रहा है हमें बी प्लस सी गैस, और इसका इनिशियल प्रेशर मान लेता हूँ पी नॉट, और एट टाइम टी मान लेता हूँ पी नॉट माइनस पी, ठीक है, एट टाइम टी। इनिशियली इनका जीरो, तो इसका हुआ पी और इसका भी क्या हुआ पी। अब मुझे क्या करना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो पी टी अगर मैं निकालू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, वो क्या इक्विलिब्रियम नहीं, टोटल प्रेशर सिंपल एट टाइम टी, तो पी नॉट माइनस पी प्लस पी और प्लस पी, तो क्या आ गया पीटी, पीटी आ गया पी नॉट प्लस पी। अगर पीटी हमारा पी नॉट प्लस पी है तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, जहां कॉन्सेंट्रेशन आर बाय आर नॉट था वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइनल बाय इनिशियल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, के इजकल टू 2.303 बाय टी लॉग पी आई बाय पी ए, प्रेशर ऑफ ए, इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी की जो बात हो रही है। अब समझिए एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जो फॉर्मूला था वो क्या था, अभी हम देख के आए हैं, ये वाला फॉर्मूला के इजकल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। देखिए फॉर्मूला क्या था, के इजकल टू जैसे कि मैंने आपको बताया 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। अब आर नॉट क्या है, इनिशियल, इनिशियल क्या है पी आई आ गया 2.303 बाई टी, और पी ए क्या है प्रेशर ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या लेना, प्रेशर, किसका प्रेशर, ए का प्रेशर, ए का प्रेशर कितना है पी नॉट माइनस पी, पी नॉट माइनस पी। अगर इसको फाइनल से रिलेट करें, इसको फाइनल से रिलेट करें तो आपने ये देखा था कि पी नॉट प्लस पी इज इक्वल टू पी टी, क्योंकि जो हमारा क्या है पीटी है वो क्या होगा पी नॉट माइनस पी प्लस पी से पी कैंसिल तो बचेगा पी नॉट प्लस पी, ये पीटी आ गया। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी पी नॉट पीटी माइनस पी नॉट, पी की वैल्यू कितनी आएगी पीटी माइनस पी नॉट, पी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे पी नॉट माइनस पीटी प्लस पी नॉट, कितना आ गया टू पी नॉट माइनस, तो फॉर्मूला क्या आ जाता है 2.303 बाई टी लॉग पी इनिशियल डिवाइडेड बाय 2p, पी नॉट जिसको मैं बोल रहा हूँ वो पी आई है यहाँ पर 2pi माइनस पी टी, जहां पर पी आई इनिशियल प्रेशर है, जो मैं पी नॉट भी कहीं पर आपको डिनोशन मिल सकता है उसका, पी ए आपका पार्शियल प्रेशर है ए का, और पीटी आपका टोटल प्रेशर, मतलब पी ए प्लस पीबी प्लस पी सी, इस पर्टिकुलर रिएक्शन ए गिव्स बी प्लस सी के लिए। नेक्स्ट आ जाती है हाफ लाइफ, दोनों की हाफ लाइफ देखेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हाफ लाइफ का मतलब है लाइफ हाफ हो रही है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाफ होती है, इसमें क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन हाफ होती है, वो कितने टाइप में होते हैं उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें जिसका फॉर्मूला आया था, क्या फॉर्मूला आया था जीरो ऑर्डर का, आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी। आप कह रहे हो टी हाफ टाइम को, टी हाफ कब, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो आर है वो आर नॉट बाय टू हो चुकी है, मतलब 50% हैज बीन रिएक्टेड, 50% रिएक्शन हो चुकी है, तब टी को टी हाफ बोलेंगे। सॉरी वैल्यूज यहाँ पुट करो, आपने कहा टी को टी हाफ बोलेंगे और आर की जगह आर नॉट बाय टू, तो मतलब आर नॉट माइनस आर नॉट बाय टू इक्वल टू टी हाफ, के टी हाफ, टू आर नॉट माइनस आर नॉट आएगा, एलसीएम आएगा, बचेगा आर नॉट बाय टू, तो ये हो गया आर नॉट बाय टू और के इधर से आ गया डिवाइडेड बाय, सॉरी इक्वल टू टी हाफ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखो जीरो ऑर्डर से बार बार क्वेश्चन आया हुआ 2020 में, 18 में, 16 में, AIPMT 15 में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट।
फॉर्मूला याद रखना सिर्फ टी हाफ इजकल टू आर नॉट बाय टू के, टी हाफ इजकल टू ए नॉट बाय टू के, ए नॉट आर नॉट ये सब क्या है, इनिशियल वैल्यू। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो सेम टी को रखेंगे टी हाफ फॉर्मूले में, और जब टी टी हाफ है तो उस टाइम आर जो हो जाएगा वो आर नॉट बाय टू, मतलब 50% रिएक्शन हो चुकी है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, के इजकल टू 2.303 बाय टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, आप आर की जगह रख देंगे आर नॉट बाय टू और टी की जगह टी हाफ। तो फॉर्मूला आ जाएगा टी हाफ इजकल टू एट टी हाफ, मतलब जब टाइम टी हाफ है, जब जिसको हम हाफ लाइफ टाइम बोल रहे हैं, तो आर उस टाइम क्या है, आर इजकल टू आर नॉट बाय टू। तो टी हाफ क्या आ जाएगा 0.693 बाय के। कैसे, टी को इधर ले जाइए तो टी हाफ बता देते हैं सीधा 2.303 लॉग डिवाइड बाय के है, आर नॉट है डिवाइड बाय आर है, आर की जगह क्या रखना आर नॉट बाय टू, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, लॉग टू की वैल्यू 0.3010। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2.303। देखो यहाँ से क्वेश्चन बना है, मैं बताता हूँ कैसे। 2.303 लॉग को क्या लिखेंगे एल एन टू बाई के, ये भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.693 बाई के। यहाँ से क्वेश्चन बनाया हुआ, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर मान लीजिए ए हमें दे रहा है पी, ए गिव्स पी, ए अगर फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, तो इसका अगर टी हाफ 10 दिन है, इसका मतलब 50% ए कन्वर्ट हो रहा है पी में 10 दिन में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट होता है, एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इंडिपेंडेंट है आर नॉट से। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वहां पर जो हमारा, देखो 2018 और 2015 में आज क्वेश्चन आया है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उस केस में हमारा जो हाफ लाइफ टाइम है, जो टी हाफ है, वो इंडिपेंडेंट है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म से या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड रेट लॉस फॉर द रिएक्शंस ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के कंबाइंड फॉर्म। सारे फॉर्मूलेस को एक साथ दिखाता हूँ टेबुलर फॉर्म में, अगर किसी को नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हमारा ऑर्डर जीरो है और ऑर्डर वन है, दो ऑर्डर हमने पढ़े। ऑर्डर अगर जीरो है, रिएक्टेंट से जा रहे हैं प्रोडक्ट, रिएक्शन टाइप ये है। डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे होगा, डिफरेंशियल रेट लॉ हो जाएगा डी आर बाई डी टी इजक्वल टू माइनस के, या माइनस डी आर बाई डी टी इजक्वल टू के आप बोल सकते हो। और फर्स्ट ऑर्डर के केस में डी आर बाई डी टी इजक्वल टू माइनस के आर। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर पावर वन है और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म थी उसकी पावर जीरो हो गई, वो बन गया वन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करूं तो आर नॉट माइनस आर इजक्वल टू के टी, और फर्स्ट ऑर्डर के केस में कॉन्सेंट्रेशन आर इजक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, या फिर आप बोल सकते हो के टी इजक्वल टू एल एन आर नॉट बाय आर, या फिर आप बोल सकते हो के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। स्ट्रेट लाइन प्लॉट आर वर्सेस टी का होगा, कॉन्सेंट्रेशन आर वर्सेस टी, और इसमें एल एन आर वर्सेस टी होगा। हाफ लाइफ टाइम इसका आर नॉट बाय टू के होगा, और इसका हो जाएगा एल एन टू बाई के, जिसको आप 0.693 अपॉन के भी बोल सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। टी हाफ किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। यूनिट्स ऑफ के, रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको पता ही क्या होती है। जीरो ऑर्डर के लिए तो यूनिट्स जो हो जाएंगी वो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के इक्वल हो जाती है, मतलब मोल पर लीटर पर सेकंड। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है टाइम इनवर्स, मतलब सेकंड इनवर्स। आई होप आपको ये टेबुलर फॉर्म समझ में आ गई हो, किस किस तरीके से हमें फॉर्म लोग जो जितने भी हैं उनको रिकॉल करना है। इस टेबुलर फॉर्म से कई क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा इन फॉर्मूले। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अब जैसा कि हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग देखा, उस टाइम पे हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, देखो होता क्या है, जनरली ये बोला गया फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जनरली रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो एसिलरेट की जाती है बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये लिखा हुआ नियरली 10 डिग्री अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेट कांस्टेंट नियरली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। बट क्वांटिटेटिवली इसकी रिलेशनशिप कौन देता है, अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन क्या है, के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां पर ए क्या है, ए इज द अरेनियस फैक्टर और द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं,
प्री एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट से पहले है ना प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। आर हमारा गैस कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है और ई हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो हम किस में मेजर कर रहे हैं? जूल पर मोल में। जिसको हम किस में मेजर कर रहे हैं? जूल पर मोल में। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस में समझते हैं। मान लीजिए रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो अरेनियस के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हो सकती है टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन कोलाइड। जब ये कोलाइड करेंगे तो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट आएगा जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर पर बन सकता है, ऐसे समझिए, और वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में अगर उसको प्रॉपर एनर्जी मिल जाती है। तो इट्स एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड देन ब्रेक्स अप टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। यहां से क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है इस टाइप की स्टेटमेंट्स। आप यहाँ ग्राफ से समझ सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर रिएक्शन का कोऑर्डिनेट। अगर हम आर से रिएक्शन स्टार्ट करें और पी तक जाएं, आर हमारा क्या है? H2 प्लस I2, ये पॉइंट ए हो गया। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू एब्जॉर्ब टू सो दैट दे कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से पहुंचने के लिए उन्हें इतनी एनर्जी की नीड है। फिर एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पर, कैसे पता लगा? क्योंकि अगर मैं इसकी एनर्जी को E1 बोल दूं और बी की एनर्जी को E2 बोल दूं तो E2 ज्यादा दिख रहा है, E2 कम दिख रहा है। किससे? E1 से। इसका मतलब जब आप डेल्टा एच निकालेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा। डेल्टा एच क्या गया? नेगेटिव। मतलब दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज एक्सोथर्मिक। अगर आप इसको ऊपर छोड़ देते, यहाँ पर छोड़ देते, तो ये हो जाता एंडोथर्मिक। और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हो। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आप समझ गए जो बनता है यहाँ पर, और एक्टिवेशन एनर्जी भी समझ गए। डायग्राम जो शो कर रहा है प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन इंटरमीडिएट, सॉरी कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो एनर्जी रिक्वायर, देखो यहाँ से भी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ। बताइए 2023 में एक्टिवेशन एनर्जी से क्वेश्चन आया हुआ। एक्टिवेशन एनर्जी एक होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी। आप बताइए थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं, मैं बता। यहाँ इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से और नीचे तक, यहाँ तक जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड कैसे पता लगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। मतलब इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट्स के पास होनी ही होनी चाहिए। और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? ये है एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक। मतलब इसको बोलूंगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स। कैसे रिक्वायर होगी? एब्जॉर्ब करेंगे रिएक्टेंट्स। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट्स सो दैट दे कैन कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू प्रोडक्ट्स। या वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकें या एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकें। इतनी एनर्जी की उन्हें क्या है? रिक्वायरमेंट है। कैसे करेंगे रिक्वायरमेंट फुलफिल? एब्जॉर्ब करके। तो थ्रेशोल्ड जो है वो किसके इक्वल होगी? एक्टिवेशन एनर्जी की प्लस यहां से यहां तक किसकी एनर्जी है? रिएक्टेंट्स की एनर्जी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी तो सब में है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी हमारे किसके इक्वल आ गई? ई थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड मतलब इतनी तो होनी चाहिए उसको कन्वर्ट होने के लिए, और ई मतलब इतनी वो एब्जॉर्ब करेंगे रिएक्टेंट्स ताकि वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट्स में। ध्यान रखिएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो यहाँ बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अनस्टेबल उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, प्लॉट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। अब समझिए इंपॉर्टेंट है ये भी। जो पीक है कर्व की वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इतने में, इट मींस काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ज्यादातर फ्रैक्शन ने ये वाली काइनेटिक एनर्जी पजेस करी है जो ज्यादा वाली है। समझते कैसे? ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ लाइक मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इसलिए लिख दिया। और नीचे लिखिए, नीचे आप ये जो देख सकते हैं कर्व,
ये किसका है? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है शोइंग एनर्जीज अमंग गैसियस मॉलिक्यूल्स, और ये हमारे क्या है? एक्स एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखेंगे यहाँ से मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस भी बढ़ रहे हैं, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और एक पॉइंट आया जहां पर उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बार बार में हमें, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो देखेंगे, वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वो पोजेस कर रहे हैं, और इसके बाद फिर से आप देखेंगे फ्रैक्शन डिक्रीज होने लगा इस पीक के बाद। तो इस पीक को हम क्या कह समझते हैं? ये पीक जो है यहाँ पर है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ऐसा होगा तो समझिए ग्राफ से, वाई एक्सिस पर रखा गया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक्स एक्सिस पर रखा गया है काइनेटिक एनर्जी। वही कहानी हुई जब टेम्परेचर T है और टेम्परेचर T+10 है। तो T पर हुआ क्या? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी जो थी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया। यहाँ पर ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये पीक ऊपर गया है। बट ये पीक ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ नीचे गया है, बट ये पीक नीचे रह के भी ऊपर इस लास्ट में गया है। तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। एक्टिवेशन एनर्जी के बाद कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये एरिया शो कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट एट 10 T+10। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हो रहे हैं, कहाँ पर? प्रोडक्ट साइड। तो ये एरिया जो ब्लैक वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिस एरिया शोज फ्रैक्शन, व्हाट? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग एट टाइम टी। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन समझ गए आप? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया 10 डिग्री राइज किया, तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स पहुंच गए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एडिशनल मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं यहाँ पर विद रिएक्ट एट T+10, मतलब टेम्परेचर में 10 ऐड करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल, सॉरी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग टेम्परेचर डिपेंडेंस है ये जो मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट आ जाता है अरेनियस इक्वेशन, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देती है क्या? a इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग लेते हैं दोनों तरफ, एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। कब? जब हम टेम्परेचर को 10 केल्विन या मैं कहूँ 10 डिग्री राइज कर देते हैं। जरूरी नहीं 10 केल्विन हो, 10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 10 डिग्री राइज करना। तो आप देखेंगे ये लाइन टच नहीं करेगी, देखना, ठीक है, ध्यान रखना, ये इस एक्स एक्सिस वाली से टच नहीं करेगा, स्लोप वाली लाइन। तो एल एन के यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट एल एन ए हो गया, वाई एक्सिस पर एल एन के, एक्स एक्सिस पर 1/t, और स्लोप हमारा क्या है? माइनस ए अपॉन आर। ये प्लॉट है बिटवीन एल एन के वर्सेस 1/t, एल एन के एंड 1/t का ग्राफ है। यहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये अरेनियस इक्वेशन। 2024 में, लास्ट ईयर, 21 में, 20 में, AIPMT 15 में, बार बार क्वेश्चन यहाँ से। अगर K1 और K2 हम दो वैल्यूज ले लेते हैं ऑफ रेट कांस्टेंट T1 और T2 टेम्परेचर पे, तो हम इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या बन जाएगी इक्वेशन? log K2/K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। नीट 2024 में, AIPMT 2013 और 12 में भी ये क्वेश्चन आया है यहाँ से अरेनियस। अब आती है लास्ट थ्योरी हमारी, कोलिजन थ्योरी। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना। कोलिजन थ्योरी कहती है जब कोलाइड करेंगे मॉलिक्यूल्स तभी आपका क्या होगा? प्रोडक्ट बनेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या माना जाता है? हार्ड स्फीयर, और रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर जब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? कोलाइड। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, उसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर ए और बी रिएक्टेंट्स हैं तो जेड ए बी से डिनोट कर देते हैं। 2020 में क्वेश्चन आया, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो ध्यान रखना इसको। फॉर ए बाय मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर ए प्लस बी दे रहा है प्रोडक्ट,
रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? रेट इज इक्वल टू जेड ए बी। उस टाइम पे हम क्या लगाएंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी ई ए जेड ए बी हो गया ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। जेड ए बी क्या है हमारा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंट्स की, ए एंड बी, एंड ई टू द पावर माइनस ई बाय आर टी क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज इक्वल टू और ग्रेटर देन ई, वो वाला फ्रैक्शन है ये मॉलिक्यूल्स का। कॉलिजन्स जो कोलाइड करते हैं विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो उनमें बॉन्ड ब्रेकिंग वाली प्रोसेस हो जाती है रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में, और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। उनको हम इफेक्टिव कॉलिजन्स कहते हैं, बट ऐसा नहीं ऑल कॉलिजन्स आर इफेक्टिव, दे मे बी इनइफेक्टिव। आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिया ब्रोमोमिथेन CH3Br, आप इसको मिथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हो। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ये OH नेगेटिव आया अटैक करने के लिए, OH नेगेटिव, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नेगेटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बट प्रॉपर ओरिएंटेशन के टाइम पे आप देखेंगे OH नेगेटिव ने बैक साइड अटैक किया और ये डेल्टा पॉजिटिव बना है, ये डेल्टा नेगेटिव बना है, इंटरमीडिएट बन गया। इंटरमीडिएट भी स्टेबल है बट प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो आप यहाँ पर देखेंगे OH वाला बॉन्ड बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। OH और C पर 3H प्लस Br नेगेटिव, ऐसे प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। तो समझने वाली बात ये कि हम रिएक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम इस बात पे ध्यान रहे हैं कि रिएक्शन होने के लिए ओरिएंटेशन होना जरूरी है प्रॉपर, और सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए किसके पास? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास, टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स। अब कौन से कोलिजन्स इफेक्टिव है? ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, जिनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है वो प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो वो इफेक्टिव नहीं है। एक अनदर फैक्टर पी इंक्लूड किया जाता है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर बोलेंगे। तो रेट हमारा हो जाएगा पी प्रोबेबिलिटी फैक्टर जेड ए बी कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। कोलिजन देखो यहाँ से 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। कोलिजन थ्योरी में एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है, एंड ये दोनों चीजें टुगेदर डिटरमाइन करती हैं क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन एंड हेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भाई आपका क्या होगा? अगर आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन हुआ, इफेक्टिव कोलिजन हुआ, तो वो क्या डिसाइड करेगा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स क्या देगा? लीड्स टू चेंज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? जेड ए बी से। ठीक है एवरीवन, यहाँ हमने कुछ जो टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर लिए केमिकल काइनेटिक्स के। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के नीट के पी वाई क्यूज। आई होप आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल टू एवरीवन, आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे नीट के पी वाई क्यूज का डिस्कस। ठीक है, तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, कि आप सभी नीट के पी वाई क्यूज को अच्छे से सॉल्व करना है और इस चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो सभी को एक्टिव रहना है क्विकली। ठीक है एवरीवन, एक बार क्विकली मुझे कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स में, मेरी आवाज सभी को आ रही है ना? आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? यस, एंड बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स इन नीट पीवाईक्यूज के बाद। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन एवरीवन। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कहाँ आया है? 2024 में पूछा गया, लास्ट ईयर। क्वेश्चन क्या है? अभी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट कवर किया एक्टिवेशन एनर्जी का हमारी थ्योरी की क्लास में। क्या कॉन्सेप्ट था वो आपको पता है? क्वेश्चन क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। किसकी वैल्यू हमें चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए? क्विकली रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में, क्योंकि हम जानते हैं K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया गया विद जेड ए बी, विद जेड ए बी ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और फिर यहाँ पर एक फैक्टर और इंक्लूड किया गया था प्रोबेबिलिटी फैक्टर पी जेड ए बी ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहां पर हमारा के क्या है? रेट कांस्टेंट, जेड ए बी क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ई क्या है? एक्सपोनेंट,
ई क्या एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, ए क्या है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, पी क्या है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो अगर हमें क्या पता होगा, हमें अगर दो टेम्परेचर पता रहेंगे, अगर हमें क्या पता रहेंगे दो टेम्परेचर, तो उन पर हम दो रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड अगर हमें रेट कांस्टेंट पता है एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि K इज इक्वल टू क्या होता है ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। हमने इसकी लॉगरिथम वाली फॉर्म भी देखी, टेकिंग एल एन मतलब नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा एल एन के, ये हो जाएगा एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी बचेगा। जो एल एन ई है बेस ई है तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, दो अलग अलग टेम्परेचर पे फिर इसको करते हैं। दो अलग अलग टेम्परेचर पे मतलब के वन रेट कॉन्स्टेंट मान लेते हैं टी वन पे, और के टू रेट कॉन्स्टेंट मान लेते हैं टी टू पे। अगर हम दो अलग अलग रेट कॉन्स्टेंट हमें पता है, एक्टिवेशन एनर्जी तो एक ही रहेगी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है दो रेट कांस्टेंट दो टेम्परेचर के साथ। तो रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ये पता है तो हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी वाला भी नहीं और सी भी नहीं। करेक्ट आंसर इज डी। वेरी गुड एवरीवन। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि होगा करेक्ट ऑप्शन डी। रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर अगर हमें पता है तो हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए। वी कैन यूज अरेनियस इक्वेशन टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब मैं नेचुरल लॉग लेता हूं अरेनियस इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब मैं क्या करता हूँ, अगर के वन और टी वन और K2 और T2 पुट कर देता हूँ यहाँ पे दो अलग अलग। पहले K1 T1 वाला केस बनाते हैं, तो क्या बनेगा, एल एन के वन इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, राइट। और अगर मैं K2 वाला केस बनाता हूँ तो एल एन के टू इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन वन मान लेता हूँ, इक्वेशन टू मान लेता हूँ, टू में से वन को माइनस करता हूँ, तो क्या होगा बताइए। जब हम टू में से वन को माइनस करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ वन को माइनस की फॉर्म में, तो हो जाएगा माइनस एल एन के वन, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में से और राइट साइड को राइट साइड में से, माइनस एल एन ए प्लस ई ए अपॉन आर टी वन हो जाएगा। एल एन के टू माइनस एल एन के वन, ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पर। तो क्या फॉर्मूला लग गया, एल एन के टू अपॉन के वन, एल एन ए कैंसिल, ई ए अपॉन आर कॉमन ले लेते हैं, ई ए अपॉन आर, क्या बच गया अंदर, यहाँ बच गया वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू, ये बच गया। एल एन को नेचुरल लॉग को चेंज करते हैं लॉग में, तो क्या आ जाएगा, लॉग, यहाँ हो जाएगा लॉग के टू अपॉन के वन, 2.303 को इधर ले आते हैं, ई ए अपॉन 2.303 आर, वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू। तो अगर हमें दो टेम्परेचर और उन दो टेम्परेचर पर उनके रेट कॉन्स्टेंट्स पता है, तो हम इजीली इस ई ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है आप बताइए, इसमें वेरिएबल है के टू एक, के वन दो, ठीक है, टी वन तीन और टी टू चार और ई ए पांच। पांच वेरिएबल में से अगर हमें चार चीजें पता होंगी तो पांच भी ई ए है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन था एकदम, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लास्ट ईयर आया है। अरेनियस इक्वेशन जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया उसी से सॉल्व हमें इसे करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल्स, रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल्स फोर टाइम्स हो जाता है जब टेम्परेचर चेंज होता है फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है, मतलब 300 केल्विन, टू 57 डिग्री सेल्सियस मतलब 330 केल्विन। तो हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब ई ए। आर क्या दे रखा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। लॉग 4 की वैल्यू दे रखी है 0.6021। अगर नहीं भी दे रखी है तो याद रखना है लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। ये कुछ चीजें हमें याद भी रखनी होती हैं। आंसर किलो जूल पर मोल में पूछा हुआ है और वैल्यू आएगी आपकी जूल पर केल्विन पर मोल में। आर दे रखा है तो जो वैल्यू आएगी जूल पर मोल में आएगी, तो किलो जूल में कन्वर्ट कर देना है उसको 1000 से डिवाइड करके। क्विकली सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। अरेनियस इक्वेशन आप जानते हैं, अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल हो रहा है तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट में भी चेंज आएगा। तो अगर इनिशियल रेट कांस्टेंट K1 है और दूसरा रेट कांस्टेंट K2 है,
तो K2 जो होगा वो 4K1 हो जाएगा जब टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, अगर ये T1 है और ये T2। क्लियर? तो जनरली आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है अगर हम क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं? जनरली रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल अगर टेम्परेचर 10 डिग्री राइज होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। बट क्वांटिटेटिवली कौन रिलेट करता है टेम्परेचर वेरिएशन को रिएक्शन रेट के साथ? अरेनियस इक्वेशन। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, जो फॉर्मूला क्या है हमारा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 0.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। जहां पर हमें log K2 हमें क्या बताया, क्वाड्रपल हो रहा है मतलब 4K1, तो log Q दी है उसने log 4 की वैल्यू K1, ये हमें कैलकुलेट करना है 2.303 R की वैल्यू गिवन है, पुट करेंगे। T1 हमें पता है कितना, 300 केल्विन माइनस 330 केल्विन, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपके पास। K1 से K1 गया, 4 की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है, वेरी गुड, मुझे आंसर मिल रहा है ऑप्शन ए। तो देख लेते हैं आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए 38.04 किलो जूल पर मोल। बट जो आंसर आया था वो जूल पर मोल में आया, उसको हमने किलो जूल में कन्वर्ट किया है। देखो कैसे, हमने अरेनियस इक्वेशन का यूज किया। अरेनियस इक्वेशन की जो दो टेम्परेचर्स पर जो रेट कांस्टेंट वाली जो फॉर्म है वो है log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1। तो जब हमने वैल्यू पुट करी, K2 हमारा क्वाड्रपल हो गया 4K1 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल टू आ गया log 4 इज इक्वल टू क्या चलेगा, EA अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई बाय R, उसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ब्रैकेट में आ जाएगा T2 कितना 330 माइनस T1 कितना 300 डिवाइडेड बाय T1 कितना 300 मल्टीप्लाई बाय T2 कितना 330 सॉल्व किया, ये वैल्यू दे रखी है 0.6021 EA इंटू में इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करने पर आ जाता है 1.582 इंटू 10⁻⁻5। तो EA आपका आ जाता है 380 मतलब 38,040 38040 जूल, जिसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 38.04 किलो जूल बन जाएगा। तो EA आपका आ गया 38.04 किलो जूल पर मोल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट टू लास्ट ईयर में आया मतलब 2023 में। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कर पाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन एकदम। अरेनियस इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉज, जिसमें हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जीरो और फर्स्ट दोनों की डेरिवेशन से जो रिजल्ट्स आते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी उन फॉर्मूलेज की और हाफ लाइफ। उसके अलावा रेट के बारे में पता रहना चाहिए, ऑर्डर, इंस्टेंटेनियस कैसे लिखते हैं, एवरेज कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है, यूनिट कैसे निकालेंगे रेट कांस्टेंट के, अरेनियस इक्वेशन क्या है और कोलिजन थ्योरी। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो हमें केमिकल काइनेटिक्स में पता होने चाहिए, जिनसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन फिर से एक्टिवेशन एनर्जी से, तो थर्ड क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये भी किससे है, एक्टिवेशन एनर्जी से, बट स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। असर्शन क्या है, अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ही जीरो है। रीजन, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब करी जा रही है रिएक्टेंट के थ्रू, क्यों, मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू, सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू। जो आप ग्राफ देख सकते हैं, ये आपका ग्राफ है। यहाँ पर आपको पता है, मैंने आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो ग्राफ बताए थे। एक्सोथर्मिक के केस में रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा रहेगी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम रहेगी। तो क्वेश्चन में कहा क्या है कि रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी और मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब करी जाएगी रिएक्टेंट के थ्रू। यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी हो गई, ये ER हो गया, और इतनी एनर्जी ये EA हो गई जो इन्होंने एब्जॉर्ब करी है, सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू। बिल्कुल ठीक बात है, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको बताना है कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी,
both assertion and reason are true. Reaction can have zero activation energy. जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है, अगर उसका कोई एनर्जी बैरियर नहीं है वो डायरेक्टली कन्वर्ट भी हो सकता है प्रोडक्ट में, बट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी से आप ऐसे समझ सकते हो, जो हमारी थ्रेशोल्ड है ETH जिसको मैं लिख रहा हूँ, वो हमारा रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है। अगर हमारा थ्रेशोल्ड ही मतलब एक्टिवेशन एनर्जी अगर जीरो हो जाती है तो ETH हमारा ER के इक्वल हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी तो कुछ है नहीं, सीधा प्रोडक्ट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स, वो रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में। क्लियर, अब समझिए। तो असर्शन रीजन दोनों तो ट्रू है, बट जीरो एक्टिवेशन एनर्जी वाली बात को ये बात एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सॉल्यूशन से समझ लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, जो मैंने आपको बताया, जो एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्यों, टू अचीव थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जीरो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन्हें एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है, उन्हें एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए। क्लियर, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। मिस्ड मत करिए चीजों को, आई होप समझ गए होंगे आप। कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते रहिए, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं मोस्टली, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करते रहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन का। नीट 2023 का क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द रेट के, रेट कांस्टेंट हो गया, concentration A की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय concentration B, when the initial concentration of A is tripled, अगर A की concentration को ट्रिपल कर दिया जाए और B की concentration को कांस्टेंट रखा जाए, तो इनिशियल रेट वुड बी, बताइए क्या होगा, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 6, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9 या इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3। अब हमें दोनों टेक्निक्स का यूज करना है। ट्रिपल करा गया है और A की पावर 2 है, तो 3 3 जा 9 आएगा, 3 की पावर 2, वो तो 9 आना है। इसका मतलब टाइम सेविंग टेक्निक का यूज करते हुए हमने 6 और 3 वाले को क्या कर दिया, हटा दिया। अब डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, ये आप जब क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप नया रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब पुराना क्या होगा, उसने पूछा इनिशियल रेट वुड बी, इनिशियल रेट एक तरीके से क्या हो गया बताइए। अगर मैं कहूं इनिशियल रेट आर है, तो वो क्या है, आर के ए स्क्वेयर बी। हमने कहा R1 मान लेते उसको और R2 मान लेते इसको, जब एक ही कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल किया गया तो ये हो गया 3A, 3A हो गया तो 9 लिख सकता हूँ बाहर, A स्क्वायर B, तो ये पूरा R है 1 है, तो R2 क्या हो गया 9R1। इसका मतलब जो R2 है वो 9R1 के इक्वल है। तो अब क्या कहेंगे, अगर मुझे या मैं कहूँ R2 इंक्रीज हो गया है 9 टाइम्स R1 से, R2 इंक्रीज हो गया 9 टाइम्स R1 से, और R1 डिक्रीज हो गया 9 टाइम्स R2 से, मतलब R1 कम है 9 टाइम्स R2 से, ऐसे समझेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डेफिनेटली ऑप्शन सी, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। तो जो हमारा रेट होगा वो क्या क्या चेंज आएगा उस रेट में, देखिए मैं दिखा देता हूँ। रेट इज इक्वल टू, ये दे रखा है हमें के ए स्क्वायर बी, जब कॉन्सेंट्रेशन ए की ट्रिपल करी गई तो नई कॉन्सेंट्रेशन क्या आई, 3A के इक्वल। न्यू रेट क्या आ जाएगा, आर डैश इक्वल टू के ए डैश स्क्वायर बी, ए डैश की जगह हमने पुट कर दिया 3A, बी की कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा और ये हो गया 9 के ए स्क्वायर बी। अब के ए स्क्वायर बी क्या है, रेट के इक्वल, तो आर डैश किसके इक्वल आ गया 9R के, मतलब जो नया रेट है वो इंक्रीज कर गया 9 टाइम्स, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, तो रेट वुड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 9। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो आप क्वेश्चन को क्या कहेंगे, द रेट वुड बी, इनिशियल वर्ड हटा के सीधा बोल देंगे द रेट वुड बी, ठीक है।
ये रहा क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। बताइए करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आगे ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ से, मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चंस फॉर्मूले से आए हुए हैं और आप देख सकते हैं आपके सामने। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद रखना, KT इज इक्वल टू 2.303 log R नॉट अपॉन R, वेयर R इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t रिएक्टेंट की, और R नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, K इज रेट कांस्टेंट, T इज टाइम, लॉग आपको बताइए। कह रहा है A टू P, A रिएक्टेंट है और P प्रोडक्ट्स है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A रिएक्टेंट्स की दे दी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है R नॉट 0.1 मोलर, विच बिकम 0.001, मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t वो हो जाती है 0.001 मोलर। ये कितने टाइम में हो रहा है चेंज? 5 मिनट, मतलब टाइम भी दे दिया 5 मिनट। ये हो गया टाइम। सारी चीजें गिवन है, रेट कांस्टेंट बताना है इन, सारी चीजें गिवन है, रेट कांस्टेंट इन मिनट इनवर्स में बताना है, बस मिनट में दे रखा है, वैल्यूज पुट करेंगे, के बताना है। तो 2.303 बाई टी की वैल्यू कितनी है? 5 पुट करते हैं, 5 मिनट, मल्टीप्लाई बाय लॉग आर नॉट की वैल्यू कितनी? 0.1 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी? 0.001। डेसिमल रिमूव करते हैं, नीचे 10 आएगा, ऊपर कितना जाएगा? 123,000, एक से एक कट गया, 100 बचा, 100 को लिख देंगे 10 की पावर 2, 2 आगे आ जाएगा, तो 2.303 2 log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी 5, यही तो होगा। 2.303 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से कितना आ जाएगा? 6064, 5 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब बहुत ज्यादा कम भी नहीं आएगी, तो ना बी ना सी, क्या हो जाएगा? ए। तो देख लेते क्या आंसर होना चाहिए, 0.9212। कैसे आएगा? रिएक्शन दे रखी है, ए गिव्स प्रोडक्ट, फिर आप देखेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है हमें 0.1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 5 मिनट दे रखा है 0.001 मोलर, टाइम कितना है? 5 मिनट्स लग रहे हैं इस चेंज को होने में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। तो 2.303 बाय 5 लॉग 0.1 अपॉन 0.001, सॉल्व किया तो क्या आ जाता है? 0.9212 मिनट इनवर्स, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन एकदम। कह रहा है गिवन ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कह रहा है y और x, ये आपको डिसाइड करना है इन ऑप्शन से, y एक्सिस पर क्या होना चाहिए और x एक्सिस पर क्या होना चाहिए। इस ग्राफ को वैलिडेट करना। कांस्टेंट टेम्परेचर T है और ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा है, एकदम y और x की डिपेंडेंसी नहीं है, y x इंक्रीज होता जा रहा है बट y उसी पॉइंट पे है। इसका मतलब तो ये हुआ, कह रहा है रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, y कौन जीरो ऑर्डर के लिए y पे कॉन्सेंट्रेशन ले लो, x पर टाइम ले लो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए y पर रेट कांस्टेंट ले लो, x पर कॉन्सेंट्रेशन ले लो। अटेंडेंस फॉर्म आप लिंक देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक प्रोवाइड की गई है आपको चैट बॉक्स में, उसके थ्रू आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो इसमें जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ फर्स्ट ऑर्डर के केस में इंडिपेंडेंसी कब आती है? हाफ लाइफ के केस में 0.693 बाय, तो कहीं फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ है, फर्स्ट ऑर्डर के साथ रेट कांस्टेंट, ये ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर के साथ हाफ लाइफ बिल्कुल हो सकता है, सी भी नहीं होगा। तो अब बच गया बी और डी। बी और डी में से क्या होगा? अच्छा, जीरो ऑर्डर पे कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं करता, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। भाई जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा? यहाँ कॉन्सेंट्रेशन रखिए वाई पर और यहाँ टाइम रखिए, टाइम कितना इंक्रीज कर लीजिए कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही रहेगी, क्योंकि रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के कॉन्सेंट्रेशन आर की पावर जीरो, जीरो मतलब 1, तो रेट तो सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है इधर। अब क्या होगा नेक्स्ट?
फर्स्ट ऑर्डर के केस में वाई टी हाफ ले लेते हैं और एक्स पर कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। एक्स पर क्या कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन में कितना ही चेंज करते रहिए, टी हाफ तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना उस पर। हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी। आप सभी देख सकते हैं, आपको लिंक्स प्रोवाइड की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आएगा। तो डी और बी में से देखो, रेट, वाई पर रेट लिखना होगा। अगर हमने वाई पर क्या लिखा, मैं दिखा देता हूं आपको। अगर हमने वाई पर क्या लिखा, ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर हमने वाई पर कॉन्सेंट्रेशन ली, तो कॉन्सेंट्रेशन, ये ही सिली मिस्टेक है जो आप करते हो। आपने क्या देखा, रेट इज इक्वल टू के आर टू द पावर 0। बट समझने वाली बात यह है कि जो हमारा रेट है, जब तक कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी तो रेट कैसे आएगा। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा रेट होगा, ये तो हमें पता है। क्लियर। तो रेट तो होना जरूरी है, तो वाई एक्सिस पर लिखा जाता है रेट और एक्स एक्सिस पर लिखा जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। वाई एक्सिस पर क्या लिखा जाएगा, रेट, और एक्स एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आता है ऑप्शन बी। वाई एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे, रेट, और एक्स एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। तो मैं कॉन्सेंट्रेशन को अब कितना इंक्रीज कर लूं, जबकि डी ऑप्शन में क्या था, डी ऑप्शन में वाई एक्सिस पर, मैं दिखाता हूं क्या है, डी ऑप्शन में वाई एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन और एक्स एक्सिस पर टाइम है। अगर हम वाई एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं, तो टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन में तो फर्क आएगा ना। इनिशियली रिएक्शन अगर स्टार्ट हो रही है तो कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन तो है, बट रेट पर कॉन्सेंट्रेशन की डिपेंडेंसी नहीं है। फॉर्मूला हमने सही लिखा था, बट जो मिस्टेक क्या थी कि रेट पर कॉन्सेंट्रेशन की डिपेंडेंसी नहीं है, बट कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ तो चेंज होगा ना। कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होगा। अगर मैं एक्स एक्सिस पर टाइम लिखता हूं और वाई पर कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूं, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा या टाइम जैसे जैसे बीतेगा, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी ना, क्योंकि रिएक्शन तो हो रही है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तो कन्वर्ट हो रहे हैं। बट रेट पर कॉन्सेंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन हमने इंक्रीज भी करी तब भी रेट उतना ही है। और सेम टी हाफ के लिए है, वाई पर टी हाफ एंड एक्स पर कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर के केस में, क्योंकि टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। ठीक है एवरीवन। तो जो करेक्ट ऑप्शन डी मैंने बोला था, वो क्यों बोला था, क्योंकि वो सिली मिस्टेक जो आप करते उसको बचाने के लिए। ठीक है। तो वाई पर हमारी कॉन्सेंट्रेशन और एक्स पर हमारा टाइम, ये दो ही ऑप्शन मैच करते, ये नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम के साथ तो कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन होगा ही होगा। बट ये तो एक कांस्टेंट ग्राफ है, तो वाई पर रेट और एक्स पर कॉन्सेंट्रेशन होगी 0 ऑर्डर के लिए। ओके, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन 2021 का। फॉर ए रिएक्शन ए टू बी, एंथैल्पी आपको दे दी -4.2 किलो जूल पर मोल, और एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन दे दी कितनी, 9.6 किलो जूल पर मोल। करेक्ट एनर्जी, करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन इन ऑप्शन। आप देख सकते हैं रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। ये रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स। तो नियरली आप देखेंगे ये दो एक्सो वाले दिखा रहे हैं, एनर्जी रिलीज वाला, और ये आपको दिखा रहे हैं बी थोड़ा अनस्टेबल है, मतलब हाई एनर्जी में, एंडो वाला। राइट। तो ऑप्शन ए बी सी डी, दो ऑप्शंस तो इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे देखते ही। एंथैल्पी रिएक्शन की दे दी, मतलब डेल्टा एच दे दिया -4.2 किलो जूल पर मोल। अब डेल्टा एच को देखते ही मुझे पता लग गया कि एनर्जी रिलीज हो रही है। क्यों, क्योंकि माइनस का साइन है, मतलब ए और बी तो एलिमिनेट हो गए, सी और डी बच गई। एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन दे दी 9.6 किलो जूल पर मोल, मतलब जो रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है, रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है, उन्होंने 9.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी और एब्जॉर्ब करी पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ध्यान रखिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी या डी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। देखिए कैसे, डेल्टा एच रिएक्शन जो होता है हमारा, वो ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, डेल्टा एच ये होता है, डेल्टा एच ये हमारा क्या है, डेल्टा एच। तो ये ई ए फॉरवर्ड, ये हमारा
एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड वाला, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। और जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड वाला है, ऐसा ही है। तो डेल्टा एच रिएक्शन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ईए फॉरवर्ड माइनस ईए बैकवर्ड हमें करना है। डेल्टा एच रिएक्शन की वैल्यू कितनी दे दी, -4.2। ईए फॉरवर्ड कितने दे दिया, 9.6 किलो जूल पर मोल। ईए बैकवर्ड निकाल लेते हैं। ईए बैकवर्ड कितना आ जाएगा, 9.6 प्लस 4.2, ये आ गया 13.8 किलो जूल पर मोल। क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो जो ग्राफ पॉसिबल है वो सिर्फ कौन सा, ऑप्शन सी। क्योंकि 9.6 अगर ये है तो ये कितनी हो सकती है, 13.8। क्लियर, 13.8, 1.38 नहीं, 13. तो सिर्फ सी इस पॉसिबिलिटी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 2020 में आया हुआ है। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एन की वैल्यू 1 दे दी, रेट कांस्टेंट दे दिया के, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। मतलब इनिशियली बोल दिया 2 ग्राम, ये इनिशियल, और फाइनली कहां तक जा रहा है, 0.2 ग्राम, ये फाइनल। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर ले ले आएंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है फर्स्ट ऑर्डर का। सॉल्यूशन देख लेते हैं, 500 सेकंड लग जाएंगे, 500 सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या दे रखा, अमाउंट। अमाउंट को जब कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करोगे तो जो सेम वैल्यूज आएंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो डायरेक्ट आप अमाउंट पुट कर सकते हो। गिवन मास, अब ये जिसका मोलर मास होगा वो जो कंपाउंड है वो तो एक ही है। मान लीजिए उसका मोलर मास x है तो 2/x और 0.2/x कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर वॉल्यूम मान लेते कुछ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक ही वॉल्यूम लेके चलेंगे। तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बाई टी। के की वैल्यू क्या है, 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल 2 ग्राम और फाइनल कहां तक गए, 0.2 ग्राम। तो कितना टाइम लगा उसमें, इसको सॉल्व करेंगे, 10⁻³ मतलब 1000/2, 500 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में आया हुआ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, सिंपल बोलूंगा, इजी बोलूंगा मैं इसे, इजी। फॉर द केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दे दी, उसकी करेक्ट फॉर्म पूछिए। द करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है, गैसियस फॉर्म में ये तीनों। तो फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3 गैस, द करेक्ट ऑप्शन इज, इसको हटा दीजिए, द करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा भाई, यहाँ पर कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो 1/N2 वाला देखिए, माइनस आएगा, ठीक है। DH2 के सामने 3 ऊपर नहीं आएगा, ये तो हट गया। -1/3 आएगा, बट प्रोडक्ट में प्लस कैसे आ रहा है, ये भी हट गया। प्रोडक्ट में 2 ऊपर क्यों आ रहा है, ये भी हट गया। करेक्ट आंसर सी बच गया, खत्म। टाइम सेविंग टेक्निक क्यों लिखूं मैं बार बार ये, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। जब आप इसका रेट लिखेंगे तो क्या होगा, ये इंस्टेंटेनियस रेट लिखा गया है, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, डिक्रीज हो रहा है, 1/3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt। प्रोडक्ट में लिखेंगे प्लस 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय dt। तो ये हो जाएगा आपका रेट, माइनस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्लस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो करेक्ट ऑप्शन मैच करता है ऑप्शन सी से। एवरीवन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में आया हुआ है, बताइए कैसे करना है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय 99%। रेट कांस्टेंट के है, टाइम रिक्वायर्ड पूछा है फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%। ये रिलेशनशिप तो आपको याद होनी चाहिए सीधी सीधी। मैं क्या कह रहा हूं, ये रिलेशनशिप सीधी सीधी याद होनी चाहिए आपको। करेक्ट आंसर आएगा डेफिनेटली वेरी गुड ऑप्शन सी, टी इज इक्वल टू
टी इज इक्वल टू 4.606 अपॉन के। कैसे आया? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें फॉर्मूला पता है, टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, 99% कंप्लीशन का मतलब क्या हो गया? इनिशियल अगर 100 है तो 99 कंप्लीट हो गई है, तो कितनी बची? 1 बचेगी। तो t इज इक्वल टू 2.303 बाय के, यहाँ क्या बचेगा? लॉग 100 बाय 1, तो 100 को लिखेंगे 10 पावर 2, 2 आ जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा? 4.606 अपॉन के। तो ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली, इसमें सॉल्व नहीं करना होता। तो करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 में आया हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी, तो करेक्ट डिफरेंस पूछा हुआ बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला पता है आपको, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का भी फॉर्मूला पता है। जो रेट है, अगर मैं लिखूं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने के लिए जो रिएक्शन हो रही है, के आर टू द पावर 1 हो जाएगा, और सेकंड ऑर्डर है तो रेट हो जाएगा के आर टू द पावर 2। रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। गलत बात है, ये तो डिपेंड करता है ना, ये तो बात ही गलत है, डिफरेंस की तो दूर की बात हुई, बात ही गलत है। द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और हाफ लाइफ सेकंड ऑर्डर की डिपेंड करती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये ठीक बात है। टी हाफ जो है उसका फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के, और सेकंड ऑर्डर के केस में वो टी हाफ इनवर्सली रिलेट कर जाती है ए नॉट से। ठीक है, और रिलेट तो कर रही है। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, करती है। और लिख रहा सेकंड ऑर्डर की जो रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करती, भी गलत बात है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड, और सेकंड ऑर्डर को कैटलाइज नहीं कर सकते, ये भी गलत बात है। जो करेक्ट डिफरेंस हुआ वो कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। देख लेते हैं ऑप्शन बी। जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर की वो इंडिपेंडेंट रहती है कॉन्सेंट्रेशन से, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया ln2 अपॉन के या फिर 0.693 अपॉन के, और सेकंड ऑर्डर का जो है इनवर्सली रिलेटेड है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017 में आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन। कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, कह रहा स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10 रेज टू द पावर माइनस 2 सेकंड इनवर्स। तो ये क्या दे रखा है आपको? यूनिट से पता लगाएंगे आप क्या दे रखा है। ये के दे रखा है आपको, ठीक है, ये के दे रखा है। अगर कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि क्या गिवन है, तो आप कैसे आइडिया लगाएंगे? यूनिट देखकर। हाउ मच टाइम, टाइम पूछा हुआ किसके लिए? इट विल टेक फॉर, इनिशियली दे दिया 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। इनिशियल है, फाइनल है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 138.6 सेकेंड। हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 अपॉन के। टी हाफ का फॉर्मूला, टी हाफ क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन 10 रेज टू द पावर माइनस 2 सेकेंड। तो यहाँ से टी हाफ आ जाएगा हमारा। वैसे उसने सिर्फ टाइम पूछा है, तो सीधा सीधा आप टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। ऑल्सो फॉर द रिडक्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम, 2 हाफ लाइफ्स विल बी रिक्वायर्ड। 20 से 10 जाएगा और 10 से 5 जाएगा, तो 2 हाफ लाइफ लग गई। तो एक तरीका तो ये हो गया, और एक हो गया डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखना। 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस 5 ग्राम, जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? 2 टी हाफ, 2 इंटू टी हाफ। या दूसरा आप ये भी लगा सकते हो, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के आपको पता है 10 रेज टू द पावर माइनस 2 सेकंड इनवर्स लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आप 20 लेके चलेंगे, मैंने बताया ना 20, ये गिरा अमाउंट हो गया, और फाइनल अमाउंट 5 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आना है। कितना? वहां से क्या आ रहा था? टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 रेज टू द पावर माइनस 2 लॉग 20 अपॉन 5 हो जाएगा। 20 अपॉन 5 कितना हो जाएगा? 5 4 जा, और लॉग 4 की वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको? 0.6021। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो भी कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 138.6 सेकेंड। कितना आएगा? 138.6 सेकेंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन 2017 में आया हुआ। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन
उसके बाद से इस टाइप का क्वेश्चन कम पूछा गया है। x2 प्लस y2 गिव्स 2xy, ये रिएक्शन है। पहला स्टेप आप देखेंगे x2 क्या दे रखा है, x प्लस एक्स फास्ट। फिर सेकंड में x प्लस y2 इक्विलिब्रियम, xy प्लस y स्लो। स्लोएस्ट स्टेप को हम RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और थर्ड में x प्लस वाई गिव्स xy फास्ट। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा हुआ है, तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या होगा, देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन सी 1.5। ओवरऑल रिएक्शन जो है उसका रेट डिपेंड करता है रेट ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप, इस पर देख लेते हैं इसका रेट। ओवरऑल रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, सेकंड वाला जो है वो हो जाएगा के एक्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y2 जो इसके रिएक्टेंट्स है। के क्या रेट कांस्टेंट, स्टेप 1 को भी रिवर्सिबल एज्यूम करें तो इट्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको रिवर्सिबल एज्यूम करूं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन x2, एक्स स्क्वायर अपॉन x2। अगर मैं स्टेप 1 को भी रिवर्सिबल एज्यूम करूं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इक्विलिब्रियम x2। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x की पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2। यहां से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x की वैल्यू रख दी ये वाली, k इक्विलिब्रियम हाफ मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2 की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y2। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1 मतलब 3/2 जो कि हो जाएगा 1.5, ऑप्शन सी। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ पर हमने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए पीवाईक्यूज के, जो आपकी समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने थ्योरी सेशन डिस्कस किया केमिकल काइनेटिक्स का, और फिर हमने उसकी रेलेवेंसी चेक करी पीवाईक्यूज को देखते हुए। तो मैं आपसे फिर से वही कहूंगा, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पर समझनी है, उसकी कॉन्सेप्ट्स लाइन बाय लाइन समझने हैं, वहीं से आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर होते जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक का चैप्टर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। सो थैंक यू एवरीवन।